अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैंने अब तक आपको बताया सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ में अंतानून नाम का जासूस था जो गमस्तगीन के पास पहुंच गया और अपने आप को फलस्तीन का मजलूम मुसलमान बताया। और वो इस तरह पहुंचा था कि भूख और प्यास से अधमुआ था। उसने गमस्तगीन को बताया कि यरूशलेम के अंदर में क्या क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को बेगार कैंप में डाल दिया जाता है, उसको बहनों को उठा लिया गया है। और देखने में वो खूबसूरत था, लंबा तड़ंगा चौड़ा था। गमस्तगीन ने कहा कि इसे अपने बॉडीगार्ड में रख लें। उसको आजमाने के लिए उसने कहा कि घुड़सवारी जानते हो, उसने कहा कि पहले मुझे भूख लगी है, मैं खाना वाना खा लूं, आराम कर लूं, उसके बाद में मैं क्या क्या जानता हूं आपको दिखाता हूं। तो एक जासूस था, घुड़सवारी अच्छी तरह जानता था और तमाम हथियारों को चलाना जानता था। जब वो खाना खा चुका, थोड़ा आराम कर चुका, तो उसके बाद में उसके इम्तिहान लिया गया। पहले तो उसने तीर से एक परिंदे को मारा, उसके बाद में घुड़सवारी करके कई सिपाहियों ने अपने खाने के बर्तन उड़ाए मिट्टी के, उसे तीर से उड़ा दिया उसने। उसके बाद घोड़े पे कई करतब दिखाए। ये सब देखने के बाद गमस्तगीन ने उसे अपने मुहाफिज में रख लिया, बॉडीगार्ड बना लिया। अब एक हफ्ते के बाद में उसकी ड्यूटी लगी और घर के अंदर में, तो घर की छानबीन करना जरूरी समझता था क्योंकि जासूस था, उसे हर चीज जानना बहुत जरूरी था। शहजादियों वाले रुआब से एक लड़की ने उसे पूछा कि तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? उसने कहा मुहाफिज हूं, देख रहा हूं कि इस महल जैसे मकान में आने और जाने के लिए कितने रास्ते हैं और कहां कहां है, और ये भी देख रहा हूं कि आपके अलावा यहां कौन रहता है। मुहाफिज तो पहले भी यहां रहते हैं, कभी कोई अंदर नहीं आया। लड़की ने कहा यह तरीका हमें पसंद नहीं, ये मेरा फर्ज है मोहतरमा। उसने जवाब दिया अगर हरम से कोई एक भी हसीना गायब हो गई तो मोहतरम किलेदार उसकी जगह मेरी बहन को उठा लाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपनी बहन की हिफाजत के लिए आए हो। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा अगर मैं उसकी हिफाजत कर सकता तो आज एक लड़की मुझे ऐसे ताना न दे रही होती कि तुम कौन हो और पूछ न रही होती और यहां क्या कर रहे हो। उसने चेहरे पर उदासी का तासुर पैदा करके कहा मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका था, इसलिए आपकी हिफाजत में पूरी पूरी एहतियात कर रहा हूं। उसने आह भरकर कहा वो भी आप जैसी थी, बिल्कुल आप जैसी। मुझे रोकने की कोशिश न करे कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने अंधेरे में जो तीर चलाया था वो निशाने पर लगा। उसने औरत की जज्बातियत पर तीर चलाया था। लड़की भी जवान थी, पूछे बगैर न रह सकी कि वो अपनी बहन की हिफाजत क्यों नहीं कर सका था। क्या हुआ था? क्या उसकी बहन अगवा हो गई थी? अगर अगवा करने वाले मुसलमान होते या वो खुद किसी मुसलमान के साथ घर से भाग जाती तो मुझे इतना अफसोस ना होता। उसने कहा दिल को ये कहकर तसल्ली कर लेता कि कोई उससे निकाह कर लेगा या उसे किसी मुसलमान अमीर के हरम में दे दिया जाएगा, उसका निकाह तो कम से कम हो जाएगा। उसे सलेबियों ने अगवा किया है, एक नहीं दो बहनों को। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। लड़की ने उससे पूछा कि वो कहां से और किस तरह अगवा हुई है। उसने वही यरूशलेम वाली सारी कहानी उसको सुना दी। बताया कि मैं वहां से पैदल निकला और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में शामिल होकर अपनी बहनों का इंतकाम लेना चाहता हूं जिन्हें सलेबियों ने अगवा किया है, मसीहियों ने अगवा किया है, यहूदियों ने। किलेदार ने मुझे अपने मुहाफिज दस्ते में रख लिया है। उसने और भी बहुत सी जज्बाती बातें की जो लड़की के दिल में उतर गई थी। अंतानून अच्छी तरह जानता था कि हरम की लड़कियों के जज्बात नाजुक होते हैं, लेकिन इखलाकी लिहाज से वो कमजोर होती हैं। वजह साफ है, एक आदमी की एक या एक दर्जन या उससे भी ज्यादा बीवियां हो तो कोई भी दावा नहीं कर सकती ये आदमी उसको चाहता है। और जब बीवियां बगैर निकाह के हरम में कैद रखी हुई हों तो उन्हें मोहब्बत का इशारा भी नहीं मिलता। जवान लड़की के कुछ जज्बात भी होते हैं। हरम की जवान लड़की ये भी जानती है कि चंद साल बाद उसकी कदर कीमत खत्म हो जाएगी। अंतानून को मालूम था कि हरम की लड़कियों ने अपने ख्वाबों और अरमानों को दबा के रखा हुआ है और वो चोरी छुपे अपने खाबिन या आका के किसी जवान दोस्त या किसी जवान और खूबरू मुलाजिम के साथ इश्क मोहब्बत का नशा पूरा कर लेती हैं। अंतानून के सामने चूंकि यही लड़की इत्तेफाक से आ गई थी, इसलिए उसने उसी के जज्बात से खेलने की कोशिश की। अपने जासूसी के मकसद के लिए उसे हरम की एक लड़की से दोस्ताना जरूरी थी।
उसे ट्रेनिंग में बताया गया था कि गमस्तगीन जैसे अय्याश गवर्नर और उम्रा रक्स और शराब की महफिलें जमाते हैं जिनमें हरम की लड़कियां भी शरीक होती हैं। शराब और औरत के नशे में उन लोगों की जुबानें बेकाबू हो जाती हैं, लिहाजा राज अपनी महफिलों और जियाफतों में बेनकाब होते हैं। अंतानून और उसके साथी जासूसी अली बिन सुफियान की तरबियत याफ्ता थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बेदरेग माली और दीगर मुराद दे रखे थे। कोई जासूस दुश्मन के इलाके में पकड़ा या मारा जाता तो सुल्तान अय्यूबी उसके खानदान को इतना ज्यादा मुस्तकिल वसीफा दिया करते थे कि माली लिहाज से उस खानदान को किसी की मोहताजी महसूस नहीं होती थी। अंतानून ने उस लड़की पर ऐसा असर पैदा कर दिया जो उसके चेहरे से आया था। उसे उम्मीद नजर आने लगी कि ये लड़की उसके जाल में आ जाएगी। वो वहां से हटने लगा तो लड़की ने उसे दबी जुबान में कहा, पिछली तरफ एक बागीचा है, रात के दूसरे पहर वहां भी आकर देख लेना, मकान में कोई उधर से भी दाखिल हो सकता है। लड़की के होंठों पर जो मुस्कुराहट थी उसने दिल की बात कह दी। बॉडीगार्ड्स के फराइज में रात को पहरा देना नहीं होता। तो बड़े दरवाजे के सामने नहायत अच्छी लिबास में चमकती हुई बर्छियां ताने नुमाइश के लिए मौजूद रहते थे और जब बॉडीगार्ड्स अपने आका के साथ होते, उसकी हिफाजत के जिम्मेदार होते थे। उनका असल काम मैदान जंग में सामने आता था जब वो अपने आका के साथ साथ रहते थे। अंतानून रात के दूसरे पहर बागीचे में चला गया और टहलता रहा। ये मकान महल जैसा था। अंदर से गाने बजाने और नाचने की आवाजें आ रही थी। अंतानून ने उन मेहमानों को बड़ी गौर से देखा जो आए थे। उनमें 2-3 सलेबी भी थे। वो बागीचे में कुछ देर टहलता तो पिछले दरवाजे से लड़की निकली और उसके पास आ गई। अंतानून ने अनजान बनकर पूछा, आप क्यों आई हो? लड़की ने पूछा, और तुम क्यों आए हो? अंतानून ने जवाब दिया, आपका हुक्म बजा लाने। आपने हुक्म दिया था कि रात के दूसरे पहर बागीचे में आकर देख लेना, कोई इधर से भी दाखिल हो सकता है। उसने पूछा, आप इतनी गर्मा गर्म महफिल छोड़कर बाहर क्यों आ गई हैं? लड़की ने जवाब दिया, वहां दम घुटता है, शराब की बदबू से मितली आने लगती है। अंतानून ने पूछा, आप शराब की आदी नहीं? नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मैं यहाँ की किसी भी चीज की आदी नहीं हो सकी। बैठ जाओ। उसने पत्थर के एक बेंच पर बैठते हुए कहा, मैं मलका की बराबर की जरूरत नहीं कर सकता। अंतानून ने कहा, किसी ने देख लिया तो? देखने वाले शराब में बदमस्त हैं। लड़की ने कहा, बैठो और अपनी बहनों की बातें सुनाओ। अंतानून ने अपने फन के कमालात दिखाने शुरू कर दिया और लड़की उसके करीब होती गई। वो बात को बहनों से फेर कर अपने आप पर ले आया। इसमें जो झिझक थी वो अंतानून ने खत्म कर दी। अंतानून था जिसने कहा कि उसे अब चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि किलेदार लड़की की तलाश के लिए नौकरों को दौड़ा दे और वो पकड़े जाए। लड़की ने कहा कि उसके गैर हाजिरी को कोई भी महसूस नहीं करेगा। वहां लड़कियों की कोई कमी नहीं। अंतानून ने अगली रात फिर मिलने का वादा किया और चला गया। लड़की ने उसे अपने मुतालिक जो कुछ बताया था वो ये था कि उसे शराब से नफरत है। उसे जिस तरह अय्याशी का जरिया बनाया गया है उससे भी उसे नफरत है। वो हलब की रहने वाली थी। उसके बाप के एक दोस्त ने उसे गमश्तगीन के लिए मुंतखब किया और बराए नाम निकाह पढ़ाकर बाप ने उसे रुखसत कर दिया था। इसका मतलब ये था कि लड़की प्यार की प्यासी थी। दूसरी रात उनकी वहीं मुलाकात हुई। लड़की अंतानून के इंतजार में बेहाल हो गई थी। वो आया तो लड़की ने उसे पहली बात ये कही, अगर तुम मुझे एक खूबसूरत लड़की समझकर किसी और नियत से आए हो तो वापिस चली जाओ, मुझे तुमसे ऐसी कोई गरज नहीं। जिस रोज मैंने बदनीयती का इजहार किया, अंतानून ने कहा, उस रोज मेरे मुंह पर थूक कर अंदर चली जाना। मैं तुम्हें अपनी बहनों जैसी पाकीज़ा लड़की समझता हूं। लड़की ने कहा, लेकिन मुझे अपनी बहन न कहना। लड़की ने संजीदगी से मुस्कुराहट में बदल कर कहा, मालूम नहीं मैं किस वक्त क्या फैसला कर बैठूं। यानी तुम मेरे साथ कहीं भाग चलने का फैसला करोगी? ये तुम पर मुनहसर है। लड़की ने कहा, सारी उम्र चोरी छुपे मिलते तो नहीं गुजरेगी। तुम यहाँ 8 या 10 दिनों के लिए आए हो, चले जाओगे तो मैं तुम्हारी सूरत को भी तरसती रहूंगी। उस रात वो एक दूसरे के दिल में उतर गए। अगले दिन लड़की इतनी बेकाबू हुई कि उसने अंतानून को दिन के वक्त अपने कमरे में बुला लिया। उस दिन गमस्तगीन हैरान से कहीं बाहर चला गया था।
ये मुलाकात दोनों के लिए खतरनाक थी। लड़की जज्बात के जादू में भूल गई थी कि इन महलात में साजिशें भी होती हैं और हरम की लड़कियां एक दूसरे को खामिन की नजरों में गिराने के मौके ढूंढती रहती हैं। अंतानून की शख्सियत और उसकी बातों के तिलिस्म ने उसे अंधा कर दिया था। यह मोहब्बत की तिश्नगी का नतीजा था। अंतानून ने उसे शक तक